अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमने जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है, यानी हमारा रन डाउन, उसको एक नज़र। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक को दीगर अराकीन की दोहरी शरीयत से मुतल्लिक तहरीरी दस्तावेज हफ्ते तक जमा कराने की हिदायत। राजा रियाज का वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की दोहरी शरीयत की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल परवेज कैनी कहते हैं कि मौजूदा हालात में बलोचिस्तान में आइन के मुताबिक सियासी अमल की हिमायत करते हैं। सरदार तलाल बुगटी ने कहा है, अगर बलोच अवाम के साथ ज्यादतियां बंद ना की गईं और इन्हें जायज हकूक भी ना दिए गए तो ये मुल्क भी नहीं रहेगा। पाक रूस दो तरफा ताल्लुकात की बहाली के लिए कोशिशें। रूसी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। जनरल कैनी आर्मी चीफ रूस का दौरा कर रहे हैं। नुक्ता नज़र में खुश आमदीद शामी साहब। दोहरी शरीयत वाला मामला जो है अब कुछ पेचीदा हो गया। अब तो अदालत ने मांग भी लिया, उन्होंने कहा जी आप हमें दें, नाम बताएं रहमान मलिक साहब कौन कौन है। देखिए, रहमान मलिक साहब से मंसूब ये बयान शाया हुआ था कि मैं तमाम लोगों के नाम बता दूंगा। अब उन्होंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, क्या छपा था, क्या नहीं छपा था, ये तो अब जब उनकी टेप चलाई जाएगी तो पता चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आइए जनाब, जो अपनी मालूमात है हमें दे दीजिए। और देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये तमाम जो मेंबर्स हैं उनके नए डिक्लेरेशन ले लिए जाएं अपनी शहरियत के बारे में। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों को लिखकर भेजा कि जनाब ये डिक्लेरेशन एक ले लीजिए तमाम अरकान असम्बली से। अब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से जवाब गया कि जनाब हम तो डिक्लेरेशन ले नहीं सकते, क्योंकि तो कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुंतखब अरकान असम्बली जो है उनसे डिक्लेरेशन लिया जाएगा। और इसी तरह की तैयारी सुना सेनेट से भी जवाब मिलेगा। अब सूबाई असम्बलियां खामोश हैं। क्या उनका जवाब भी यही आता है, या पंजाब असम्बली वहां से तो जवाब आ जाता है, वो जो मॉरल हाई ग्राउंड पे रहती है आमतौर पे। और बाकी अगर एएनपी जो है वो देखिए प्रोविंशियल असम्बली जो हमारी पख्तूनख्वा की उसमें है, और एएनपी भी कहती है कि जनाब दोहरी शहरियत वाले जो हैं उनको अपनी शहरियत के साथ असम्बली में नहीं बैठना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी से और एमकेएम से उसका इख्तलाफ है। तो अब मुमकिन है कि पंजाब असम्बली और पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो अपने अरकान से डिक्लेरेशन लेकर इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं, और मुमकिन है वो भी ये कहें कि जनाब खत नहीं मिला या ये जब कौमी असम्बली ये काम करेगी तो हम भी कर देंगे। देखिए, उसका एक तरीका है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि दोहरी शहरियत वाले जो है असम्बलियों में नहीं होने चाहिए। तो उसको चाहिए कि अपने अरकान जो है सारे उनसे डिक्लेरेशन लेकर इलेक्शन कमीशन को भिजवा दें, एक मॉरल प्रेशर क्रिएट, मॉरल प्रेशर। और इसी तरह से पख्तूनख्वा असम्बली जो है वहां से भी भिजवा दिए जाए, और सूबाई असम्बली पंजाब की उससे भी भिजवा जाए। ठीक है, ताकि जो पीपल्स पार्टी है और दूसरी जमातें हैं वो भी मजबूर हो जाएं कि अपने अरकान से इस तरह का डिक्लेरेशन ले। शामी साहब, एक असम्बली और तमाम असम्बलियां जिनकी मुद्दत सिर्फ 5 महीने रह गई, यानी 20 हफ्ते, उनके मेंबर्स के ऊपर खुसूसी तौर पे फोकस कर लेना अदालत का, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये पॉलिटिकिंग नहीं है कहीं ना कहीं लगती है? देखिए, मेरी बात यह है कि ये तो जब भी नोटिस में कोई चीज़ आएगी तो मामला चलेगा। अगर आप एक 4 साल पुरानी वारदात है, एक साहब पकड़े जाते हैं, कत्ल किया उन्होंने 4 साल पहले, तो ये कह सकते हैं कि हजूर 4 साल पहले की वारदात आपको पकड़ रहे हैं। या चोरी की है 1990 में, पकड़े गए अब, तो क्या कह सकते हैं कि जनाब ये तो पुरानी चोरी है, माफ कर दीजिए। बात यह है कि अगर अरकाने असम्बली ने अपने मैंडेट से तजावुज़ किया है, कानून की खिलाफ वर्जी की है, अपने आप को अपनी शहरियत को छुपाया है,
तो फिर उनसे तो हिसाब होना चाहिए। और अभी तो बात मामला यहाँ टला नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट तो उससे आगे जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जिन अरकान ने ये सारी हरकतें की हैं उनसे पुरानी तनख्वाह और तमाम अलाउंसेस जो उन्होंने वसूल किए हैं उनकी वसूली की जाए, वापस लिए जाए। और जो नोटिस भी जारी हो गए 10-11 अरकान को कि जनाब आपके जुम्मे 4 करोड़ बनता है, आपके जुम्मे 1 करोड़ बनता है, आपके जुम्मे 50 लाख बनता है, निकालिए। ठीक है। अब ये जितने अरकान छुप के बैठे हुए हैं उनसे उनकी भी तलाशी लेनी है, जामा तलाशी भी लेनी है और जेब तलाशी भी लेनी है। और मुझे हैरत है कि कौमी असेंबली और सेनेट की तरफ से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए कि यह कानून में नहीं लिखा हुआ। आप ये देखिए, आपके खाना खाएं हजूर, इंटरवल है ना, खाना खाने का इंटरवल नहीं होता? बिल्कुल होता है आपकी उसमें असेंबली में, तो कहीं कानून में लिखा हुआ है? नहीं होता। दस्तूर में लिखा है कि खाना खाने के लिए घंटी बजाई जाएगी, यह इंटरवल हो जाएगा, यह नमाज होगी, जब मगरिब की अजान होगी वक्फा नमाज हो जाएगा, ये लिखा हुआ कहीं? नहीं लिखा। तो क्यों हो रहा है फिर? एक रवायत है, ये लिखा हुआ कहीं कि तलावत से कुरान से कार्रवाई शुरू होगी? ये लिखा हुआ है कि जो जनाब स्पीकर साहबा हैं वो इतनी गाड़ियां रखेंगी, इतने लोग भर्ती करेंगी, और ये सेनेट के चेयरमैन जो हैं वो इतनी जमीन जो है उनके पास होगी इस्लामाबाद की? तो भाई बात यह है कि ये इस तरह के मजाक बंद होने चाहिए। असूली बात है, दस्तूर कहता है कि अगर किसी शख्स के पास किसी दूसरे मुल्क की शहरियत है तो वो रुकन मुंतखब नहीं हो सकता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो जज लग सकता है, वो सरकारी अफसर लग सकता है, सरकारी अफसर लग सकता है, उसे रोका नहीं गया। तो ये जो अरकाने असेंबली है ना, इन पर ये लाजिम था कि उनको भी रोक देते, उनके लिए भी कानून बना देते, दस्तूर में तब्दीली कर देते। और कितनी तरमीमें की हैं, 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम, ये भी एक तरमीम कर देते। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी दोहरी शहरियत के हवाले से। शामिल साहब अल्ताफ हुसैन साहब फरमाते हैं कि अगर आपने दोहरी शहरियत वालों के साथ वही सलूक करना है जो हो रहा है, या उन्हें हमने हक नहीं देना वोट डालने का और असम्बली में बैठने का, तो फिर उन्हें यह हक पहुंचता है कि वो जो 12-14 अरब डॉलर भेजते हैं वो ना भेजें। तो ना भेजें भाई। देखिए वो नहीं भेजेंगे तो देखिए पहले बात होगा क्या? पहले एक बात सुन लें। हाँ। ये मंतक ही गलत है। वो तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनमें तो खुद बहुत से कहते हैं। मैं वहाँ जब लंदन गया तो वो कॉमनवेल्थ यूनियन के ज़रिए तमाम एक हमारी मीटिंग थी, उसमें सईदा वारसी आई हुई थी, दूसरे लोग सारे कह रहे भाई हमने क्या करना है इलेक्शन लड़के वहाँ पाकिस्तान में जाके, हम यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखें बात, एक बात, दूसरी बात सुन लें, जो 12-13 अरब डॉलर आते हैं ना जी, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज तो पाकिस्तान को आता है, लेकिन मिलते सारे पैसे उनके घर वालों को, अजीज़ व अकारब को हैं। जो आदमी बाहर बैठे हुए हैं ना, बड़े मोहतरम हैं, भाई हैं, वो खुदा ना खास्ता उनकी कोई गुस्ताखी मकसूद नहीं है, हमारा हिस्सा है हमारे वजूद का। वो पैसे अपने अजीज़ व अकारब को भेजते हैं, उनका चूल्हा चलता है, उनके घर रोशन होते हैं उससे। तो क्या वो सारे अपने अजीज़ व अकारब को भूल जाएंगे? ये मंतक गलत है, ये दो अलग चीज़ें हैं। अल्ताफ हुसैन साहब हों या फारूक सत्तार साहब या कोई दूसरे साहब हों, उनको चाहिए था ये दस्तूर में तरमीम करा देते। जब 18वीं तरमीम, जो इतने महीने बैठे रहे लोग सर जोड़ के, किसी ने इसमें तरमीम नहीं की। ये दस्तूर में लिखा हुआ है कि आप मेंबर नहीं हो सकते कोई दूसरी शरीयत रखकर। और यही जो इलेक्शन कमीशन का जो 76 का हमारा रिप्रेजेंटेशन, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसके अंदर भी ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो जो कानून आज मौजूद है ना, उसकी रोशनी में बात हो रही है, ठीक है, उसकी रोशनी में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम जरा आंखें बंद कर लेते, 5-7 हफ्ते दे देते, कितनी देर आंखें बंद करते रखेंगे? नई जब आंखें खोलते हैं तो आप कहते हैं बंद कर लो, जब बंद करते हैं तो आप कहते हैं खोल लो। तो फिर अफवाज पाकिस्तान से भी आंखें बंद कर ले, फिर मार्शल्ला से भी बंद कर ले। पर दस्तूर की वायलेशन अगर हमने करनी है तो उनको भी करने दें भाई। देखिए ऐसे आंखें बंद करने, आंख तो जब खुलेगी फिर उसको नजर आ जाएगा,
अब आंख खुल चुकी है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। और जो लोग अपनी शहरियत को छुपा रहे हैं वो ये नोट कर लें, उनको कोई जाए पनाह नहीं मिलेगी, वो कहीं छुप नहीं सकेंगे और उनका एक एक शख्स ताक़ुब करेगा। उनके तो सारे मौजूद है। और भाई राजा रियाज साहब फरमाते हैं, ये जनाब शहबाज शरीफ साहब लाए भी उसका सबूत लाएं। भाई शहबाज शरीफ साहब को दोहरी शरीयत क्यों होगी उनके पास? वो तो पाकिस्तान के यहाँ रहने वाले हैं, लंदन में जाके कभी मुकीम नहीं हुए, पनाह नहीं ली वहां, वो तो जद्दे में रहे ना। बिल्कुल। उस वक्त भी पाकिस्तानी पासपोर्ट बना के वहां गए ना। तो मेरे तो ख्याल नहीं कि वो इतने मखबूतुल हवास हो जाए कि वो दूसरी शरीयत ले ले। और अगर राजा साहब के पास कोई सबूत मौजूद है तो लाएं। उनकी तो अपनी असेंबली कह रही है, उनकी अपनी लीडर कह रही है, स्पीकर कौमी असेंबली, हम नहीं भेजते जनाब, डिक्लेरेशन हम नहीं लेते, फरिश्ते हम नहीं भेजते। तो राजा साहब जो हैं, बसद अदब उनसे गुजारिश है कि सबूत लेके आए और तमाम अरकाने असेंबली के डिक्लेरेशन लें, उसकी जद में जो भी आ जाए उसके खिलाफ लेकिन हम एक ही सुलूक होना चाहिए। बजोर ले सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकते? इलेक्शन कमीशन ले लेगा, बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए, अगर वो अदालत का हुक्म जो है नहीं मानते, सबके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, जो पकड़ा जाए। ये अजीब सी बात होगी कि असेंबली के खिलाफ हम अजीब सी बात है, अरकाने असेंबली के खिलाफ होगी। अभी हम देखिए, कमाल है, फौज का कोई शख्स डिसिप्लिन को वायलेट करता कार्रवाई होती है, अगर कोई वकील वायलेट करता कार्रवाई होती। भाई ये तो बड़ी सीधी सादी बात है, इसमें छुपाने की क्या बात है? शाम साहब, वैसे ये केस डू यू थिंक कि ये खत्म होने वाला है, होगा? नया इलेक्शन आ रहा है, क्यों नहीं होगा? बार बार इस तो नए इलेक्शन में भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। नए इलेक्शन में तो देना पड़ेगा, तो उसमें लाजमी कर दें। अगर आप अब डिक्लेरेशन गलत दिया है आपने और उसकी पादाश में आप नाअहल हो जाएं तो अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। पर तो इसका सीधा तरीका है, आसान तरीका है। जो भी साहब ये चाहते हैं कि ये दोहरी शहरियत का मामला मौजूद रहे और दो मजे लेते रहें लोग, वो दस्तूर में तरमीम करा ले। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, मुस्लिम लीग, अब तो इनके अंदर भी इत्तेफाक नहीं हुआ इस मामले में। अगर तरमीम कर ली जाए, हम खुश, हमारा खुदा खुश। शाम साहब, नेक्स्ट खबर बड़ी इंपॉर्टेंट आई है जो बलूचिस्तान के हवाले से जनरल कियानी साहब कहते हैं कि हमें यहाँ पर होने वाला सियासी अमल काबिल कबूल है। तो काबिल कबूल होना चाहिए ना भाई, इसलिए कि फौज जो है दस्तूर के ताबे है ना जी। हम बार बार देखिए, इस वक्त मुल्क में फौज की हुकूमत है, को मार्शल है? बिल्कुल नहीं। और फौज के बारे में और फौजी क़यादत के बारे में जिस तरह का क्रिटिसिज्म हो रहा है, कभी सुना किसी मुल्क में ऐसा क्रिटिसिज्म होता? बिल्कुल। हमारे बेशुमार एंकर भाई जो हैं, हमारे तजियाकार बैठे हुए, अपनी इस एजेंसियों को, उनके तजावुजात हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जिस तरह उन पर उनको निशाना बनाया जाता है, कभी दुनिया में हुआ ऐसा? लेकिन बलोच हमारे भाई तो कत्ल के इल्जाम लगा रहे हैं, बाकायदा कत्ल का इल्जाम लगा रहे, तो मुतय्यन इल्जाम होगा ना, बाज लोगों पे होगा ना, और वो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो बलोच भाई हैं उनकी शिकायत का अजाला होना चाहिए। जो वहां पंजाबी सेटलर्स मारे गए हैं, जो बलोचिस्तान के जो इंतहा पसंदों से मुत्तफिक नहीं है, वो बलोच मारे गए हैं, जो ये हजारा मारे गए हैं और मारे जा रहे हैं, इनका भी तो खून उतना ही है ना। ये भी तो सफेद खून नहीं है ना काला है, उसी तरह का लाल है ना। तो खून सबका बराबर है, कोई बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, हर पाकिस्तानी का खून एक जैसा है। खा कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, खून के मामले में कोई रियायत नहीं है, कोई तमीज नहीं है। सब एक एक खूनी से हिसाब लेना चाहिए, कोई हो। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि फौज जो है दस्तूर के ताबे है। मुल्क में सियासी एक निजाम चल रहा है, कमजोर सही चल रहा है, दस्तूर में तरामीम कर चुका है, फैसले कर रहा है, उसको मजीद मजबूत बनाए हम। और फौज जो है, देखिए, अगर हम ये कहते, वो कहते हैं यहां तो ऑपरेशन नहीं हो रहा, उनके मुखालिफ कहते हैं यहां हो रहा है, तो एक ऑल पार्टीज कमेटी बना ली जाए। वो तो चौधरी निसार अली खान ने तजवीज भी दी है ना, वो जाए वहां, जायजा ले, देखे, हिसाब करे। ऑपरेशन हो रहा है यार, कोई ऑपरेशन ऐसी चीज है, कोई जनाबी अंडरग्राउंड होता है? शामिल साहब, जनरल कियानी साहब ने जो ये बात की है, इसका मतलब है कि अख्तर मेंगल साहब की जो आमद है इस्लामाबाद में, उसको गवर्नमेंट ने शायद इतना पॉजिटिवली नहीं लिया, लेकिन फौज ने उसको लिया है।
देखिए वो जब आए रिस्पॉन्सिव तो हुई है। देखिए बात यह है, जब आए हैं बिस्मिल्लाह, हमारे भाई हैं, अपन उनका वतन है पाकिस्तान जिस तरह हमारा है, जब चाहे आए और यहीं रहे। देखिए अपने प्रोसेस में शरीक हों। और देखिए ये हमारे जो है ना तलाल बुख्ती साहब हो गए, मुल्क नहीं रहे भाई, आप जरा प्लीज आप थोड़ा सा, आपका बड़ा एहतराम है हमें, जरा थोड़ी सी एहतियात से गुफ्तगू करें। आप जैसे जो और मेरे जैसे लोग जो है, मुल्क उनसे बंधा हुआ नहीं है, मुल्क का एक अपना मामला है। और आपके वाले साहब जो हैं वो बड़े मुहाफिज थे पाकिस्तान के, वोट दिया उन्होंने, उसका एहतराम करें। उनका तलाल बुख्ती भी मेरी फेडरेशन पे यकीन रखते हैं, देखिए इलेक्शन भी लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। और देखिए बलोचिस्तान नेशनल पार्टी जो अवामी है जी, उसके डॉक्टर मालिक ने भी कहा हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो बाकी लोग भी इलेक्शन लड़े। तो ये कियानी साहब जो है ना, वो तो रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। कियानी साहब ये बयान देते या ना देते, प्रोसेस तो चलना है, उन्होंने कह दिया, चलिए उनका शुक्रिया। शम्स साहब एक वक्त हो गया ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब, जनरल कियानी साहब के बयान के हवाले से बात हो रही थी, तो ये बयान उन्होंने रूस जाते हुए दिया था। भाई किसी अखबार नवीस ने पूछ लिया होगा, उन्होंने कह दिया होगा, चाहे रूस से आके दे दें या रूस से आते हुए दे दें। हैं तो वो कमांडर इन चीफ ना, कोई वहां से वापस आके कोई रूसी फौज लेके तो नहीं आएंगे अपने साथ। देखिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो दौरा है ना उनका रूस का जी, ये प्यूटन साहब में आना था, वो नहीं आए। अब तरह तरह की मुशकाफियाँ उसमें हुई, क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए, कुछ कोई तयक्कुन से नहीं कहा जा सकता क्यों नहीं आए। किसी ने कहा सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो पाकिस्तान के थे वो मुनासिब नहीं थे, वो रात यहाँ क़याम नहीं कर सकते थे, तो भाई अपने सिक्योरिटी के लोग ले आते, जैसे अमेरिकन सदर लेके आता है। किसी ने कहा उनकी तबीयत अपनी खराब हो गई है, कुछ किचन के मसाइल हैं, वहां अपने दाखिली मामलात है। लेकिन जो भी है, किसी ने कहा पाकिस्तान में जो होमवर्क ही नहीं हुआ था, जो एग्रीमेंट्स होने थे उनके आने की वजह से, तो वो कहते हैं शुद्ध परेशान खाबे मन कसरत ताबीर। शम्स साहब, प्यूटन का आना वैसे भी टू एम्बिशियस नहीं था कुछ? नहीं आना तो था ही ना, डेट तो तय थी ना भाई, डेट तो तय थी ना। अब देखिए बात है, मगर जो हमारे वजीर, अपने हमारे जो वजीर या नहीं वजीर नहीं है, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो वहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं, और उनके वजीर खारजा यहाँ पाकिस्तान में, तो इसका मतलब यह है कि रूस की हुकूमत ने यह पैगाम दिया है कि भाई प्यूटन साहब के ना आने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब हो चुके हैं या आगे नहीं बढ़ रहे, वो कोई मामला और है, और ऐसा है जो ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो रहा, यानी ये सबब नहीं है। तो इसलिए कियानी साहब अब वहाँ जाएंगे और पहुँच चुके होंगे, और हम उनके वजीर खारजा यहाँ आएंगे, मुज़ाकरात होंगे, मफाहमत होगी। देखिए रूस एक बड़ी ताकत है इस खित्ते की, और ये जो अफगानिस्तान के मामलात हैं उनसे भी उसका ताल्लुक़ है, और उसको परेशानी है कि अमेरिका के जाने के बाद क्या होगा, यहाँ कुछ तो खून होगा, यहाँ से लोग गुरीले जो है निकलेंगे, रूस तक पहुँचेंगे, चचनिया तक पहुँचे हुए, उधर सियान तक पहुँचे हुए। तो ये सारी परेशानी की बात है, और पाकिस्तान इसमें कोशिश कर रहा है कि सलाह मशवरे के साथ एक पोजीशन ले, और एक अपने खित्ते के ममालिक जो हैं उनमें एक एतमाद की फजा पैदा करे। उनका अच्छी बात है। उनके सदर आते या हमारे सदर जाते तो आमतौर पर खबर बनती है जी इतने ये इक्तिसादी मुआहदे हो गए हैं, यहाँ हम ताउन करेंगे एक दूसरे के साथ। ये जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं, इनका जाने की खबर क्या होगी? देखिए अभी तो ये है कि वहाँ के फौजी हुकाम से मिलेंगे, और ये खबर भी है कि रूस की क़यादत से भी मुलाकात हो सकती, प्यूटन साहब से भी हो सकती। तो मतलब यह है कि मामलात कुछ गहराई के हैं। हाँ। फौजी ताउन जो है वो भी जेर बहस है खित्ते में। पाकिस्तान, मैं आपको बता दूं, रूस के वजीर खारजा पहुंच गए हैं। चलिए आपको बड़ी मुबारक हो। तो इसका मतलब यह है कि मामलात जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमें बहुत सी ज़रूरतें हैं। हमारी स्टील मिल है, उसको दुरुस्त होना है, उसके बहुत से मामलात हैं, उसको कल पुर्जे दुरुस्त करने वाली बात है। ये पाइपलाइन जो ईरान से आनी है वो तामीर होनी है। अभी जो बिजली घर जो हैं वो कोयले में कन्वर्जन की बात हो रही है। तो कई मामलात पे MOU साइन हो रहे हैं, और रूस जो है और पाकिस्तान माजी के तजर्बात को एक तरफ रखते हुए एक दूसरे के साथ मुआनका कर रहे हैं। शाम साहब, एक खबर आज और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है असगर खान केस। असगर खान केस के बारे में पता चला है कि पॉलिटिकल सेल तो था, एक दफ़ा तो था,
अब वो हुकूमत कह रही है कि नहीं है, लेकिन इसकी समझ नहीं आ रही कि किस जरिए से नहीं है। नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है, तहरीरी सबूत इस बात का है कि मौजूद था। हाँ, इसलिए वो तो भुट्टो साहब के दौर में ये कायम हुआ था ना। वो आपकी बात ठीक निकली, 1975 का नोटिफिकेशन। हाँ, उसके बाद फिर बढ़ता गया। जब फौज की हुकूमत आती है तो फिर ISI जो है, जाहिर है कि उसका सब कुछ होती है। आपको याद होगा कि जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में भी सारे सियासी काम ISI करती थी, और उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी। और बीच में जो सियासी हुकूमतें आती हैं वो भी समझते हैं कि अगर फी सबीलिल्लाह हमें कुछ सवाब हो रहा है, साले सवाब कर ले अपने आप को। यानी फौजी बावर्दी अगर खिदमत गुजार मिलते हैं तो क्या हर्ज है अपने मुखालफों का नाटका बंद करने के लिए। तो अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। वैसे अभी जो साहब तशरीफ लाए ना ज़हीरुल इस्लाम जी, मेरी तला यही है कि बिल्कुल चैन है। यानी ये जो काउंटर इंटेलिजेंस की एजेंसी है, इसका मतलब है पाकिस्तान के खिलाफ जो ताकतें बरसरे पैकार हैं, जो एजेंसियां बरसरे पैकार हैं, जो साजिशें कर रही हैं, उनको उनका ताक़ुब करना, उनको काउंटर करना, उनको फेल करना, ये इसका काम है। यानी इसका काम खारजी मामलात से मुतल्लिक है। यहाँ तो बार बार इनको वजारत दाखिला के अंदर धकेलने की कोशिश होती है ना, मगर वजारत दाखिला का कोई ताल्लुक नहीं है काउंटर इंटेलिजेंस से। ये दिफा के साथ जुड़ा हुआ मामला है, दाखिली सूरत हाल में अब पहुंचा है। तो काउंटर इंटेलिजेंस की एजेंसी है, बड़ा हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए, इसका एहतराम करना चाहिए, और इसको भी चाहिए कि ये कानून का एहतराम करे और कानून के दायरे में रहे। दस्तूर में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक चले। ये जो इसका नाम आ रहा है ना अगवा में और उसमें लोगों को पकड़ के ले जाने में, बाज़ औक़ात गुस्से में आके तजावुज हो जाता है, लेकिन गुस्से में रियासत की एजेंसी को नहीं आना चाहिए। इंडिविजुअल्स तो आ जाएं तो दूसरी बात। तो बहरहाल ये सारे काम दुरुस्त होने चाहिए। और असगर खान केस जो है उसमें इनको ये इतने पैसे मिले, इनको इतने पैसे मिले, किस तो अब वो पैसे कौन सबूत देगा, कहाँ से कोई मानेगा नहीं मानेगा, किसकी जेब से निकलेंगे। असल में हमें कब्रिस्तान में जाने का बहुत शौक है, कब्रों से हम मज़ाकरात करना चाहते हैं। आप यूं समझिए कि हमें कब्रिस्तान में भी इंसाफ करने का शौक है। हाँ, तो मुर्दों के साथ जो जिंदा है उनकी तरफ तवज्जो करें ना। हमें ज्यादा उलझाव में जाने की बजाय अपने सिस्टम्स को दुरुस्त करना चाहिए। अब कोशिश करनी चाहिए ये सब एजेंसियां निकले और कोई ऐसी हरकत का अयादा ना होने पाए। और बार बार मैं अर्ज करता हूं कि हमारी सियासी जमातें और सियासी क़यादतें वो एक दूसरे को माजी के गड़े में डिच करने की कोशिश न करें, इसमें सबका मुंह काला होगा। मिसाल के तौर पे असगर खान के केस में तो असगर खान अकेले तन्हाई सबको डिच करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, असगर खान केस ये ना वो कहते हैं जनाब ये ISI ने पता नहीं 1990 में 88 में 90 में शायद ये पैसे दिए सियासी जमातों को। भाई उस वक़्त की जो लीडरशिप मौजूद थी, सदर पाकिस्तान मौजूद थे, वज़ीर आज़म उस वक़्त की थी, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ करतब दिखाए हैं। अब ये तारीख के वाक़यात हैं, इनसे सबक हासिल करना चाहिए। इनकी आग लगा के इनको खुद उसमें नहीं डाल देना चाहिए। अदालत इसमें से क्या निकाल सकेगी इस पूरे केस में से? अदालत तो मेरा ख्याल खुद भी फंसी हुई है, क्योंकि दरखास्त जो मौजूद है, तो जब दरखास्त मौजूद है उससे निपटना है। और फिर आपको पता है कि सियासतदान जो है वो कहते हैं जनाब मेरी खबर ली जा रही है, इनकी क्यों नहीं ली जाती, ये हबीब अकरम साहब कैसे बच्चे फिर रहे हैं। तो ये भी है मामला। तो अदालत भी जो है इससे कोई निकलने का रास्ता तलाश कर ही लेगी। मेरा ख्याल अदालत बड़ी सियानी है। और ISI खुद भी कोई निकलने का रास्ता तलाश नहीं, वो तो कहते हैं निकल चुकी। अब उसका तो मतलब है अगर निकल चुकी दरवाजा बंद करना चाहिए। शाम साहब, ये जो इस पूरा केस में आपने एक दफा बताया था कि असगर खान केस में जो उस वक्त इत्तेहाद बना था वो उस वक्त की नेचुरल प्रोग्रेशन भी थी। ये तो प्रोग्राम इसमें जो काम है ना ये तो 1990 का है जी। ये 1988 का इत्तेहाद तो उससे तो फौज के पास सारा इंतजाम था ना। ठीक है। असलम बेग साहब तो माशाल्लाह वायसराय बने हुए थे जनाब, और सदर मुमलकत के। गुलाम इसाक़ का सदर थे, ज़िया-उल-हक साहब रुखसत हो चुके थे। एक अफरा तफरी फैली हुई थी। उसमें फौज ने अगर ये कहा कि भाई ये बैलेंस हो जाए और दो पार्टियां बन जाएं तो ठीक है, कोई मजायका नहीं था इसमें उस वक्त के हालात में। अभी तो टेक ओवर ही नहीं होना चाहिए। अब टेक ओवर हुआ तो उससे निकलने की कोई तदबीर की गई है तो हो गई, बुरी हुई भली हुई, निकल तो आए ना उससे। ठीक है, दोबारा तो नहीं जाना सूरत हाल में। मगर हमारे दोस्त ये बात सुनते नहीं है। जिनको जरदारी साहब को डिच करना है वो स्विस अकाउंट की माला जपते रहते हैं।
जिनको नवाज शरीफ साहब को डिच करने का शौक है वो जनाब ये असगर खां केस की माला जपते रहते हैं, और जो दोनों को यकवत निपटना चाहते हैं वो तो आपको मालूम है वो भी कौन है, सुनामी वाले। वो सुनामी उनका ऐसा है कि दोनों को बहा के ले जाए। तो भाई ये सब जो है इनके दम से रौनकें हैं, इनको एक दूसरे को कुछ माफ करें, आगे चलें। शाह साहब एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से कुछ हक में और कुछ मुखालिफाना दोनों लोगों ने फेसबुक पे बात की है, उस पर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद, आपके सवालात हम लेते हैं। और शाम साहब सबसे पहले फेसबुक पर पंजाब यूनिवर्सिटी के कोई तालिब इल्म है, इन्होंने अपना नाम गालिबन कोई जेमिनाई रखा हुआ है या इस तरह का असल नाम नहीं है, तो उन्होंने कहते जी हमारी यूनिवर्सिटी ने मजीद निज़ामी साहब को डॉक्टरेट की डिग्री दी है, आप अपने प्रोग्राम में उसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया? एजाजी डिग्री दी है जी, एजाजी। वहाँ तो मैंने तकरीर की है। अच्छा, देखिए मजीद तो शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि आपने प्रोग्राम में जिक्र क्यों? मजीद निज़ामी साहब माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन एडिटर हैं जी। 50 साल हो गए उनको नवाए वक्त के एडिटर, और 70 साल हो गए अखबार नवीसी करते हुए, माशाल्लाह। और उनकी अपनी खिदमात हैं, मुसलसल उन्होंने जमहूरियत का परचम बुलंद किया रखा है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी है, जो मेरे इल्म की हद तक अदीबों को तो मिली है, और शायरों को भी मिली, अदीबों को, नकादों को, सियासतकारों को, सोशल वर्कर्स को। रहमान मलिक साहब को, रहमान मलिक साहब देखिए उनको एडिटर तो नहीं है ना, वो आप हाँ। वो तो सोशल वर्कर है ना। मगर किसी अखबार नवीस को या किसी अखबार के एडिटर को पहली बार दुनिया भर में डॉक्टरेट की इजाजत डिग्री दी गई है। बड़ी बात है ये तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी की भी आप हिम्मत की दाद दें, उनके उसने पहला कदम इनिशिएटिव लिया। मुजाहिद कामरान साहब जो हैं माशाल्लाह बहुत रोशन ख्याल शख्स हैं, और वो भी एक अखबार नवीस के बेटे हैं। सैयद शबीर शाह मरहूम के मेरे दोस्त थे, तो वो भी बड़े तंतने के अखबार नवीस थे। भुट्टो साहब से बड़ा मत्था लगाया उन्होंने भी। अच्छा, तो बहरहाल ये जो है मजीद निज़ामी साहब का जो एजाज है, मैं तो मौके पर मुबारकबाद पेश कर चुका हूं उनको, एक बार फिर मुबारकबाद। गुलजार साहब है पिशावर से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जनाब अली। शामी साहब, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि MNA और MPA के दौरी शहर हुए नाहल हो गए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे जैसे ऑडिटर जनरल है, दौरी शहर है, डबल उसका पासपोर्ट बनाए, इसके बारे में क्यों नहीं मतलब वो कोई अपना? अरे भाई बात यह है, ये दस्तूर में लिखा हुआ है जी जी कि आप रुकने असेंबली नहीं बन सकते दौरी शहरियत रखते हुए, उन पर पाबंदी दस्तूर में नहीं है। अब ये जो अरकाने असेंबली हैं, इन पर लाजिम था कि उन पर भी पाबंदी लगाते या अपनी पाबंदी भी खत्म करवा लेते। तो अब ये हम तो इस वक्त बात कर रहे हैं दस्तूर की रोशनी में, इस बात से बहस नहीं कर रहे हैं कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कसूर कौमी असेंबली वालों का ही है, जाहिर है सब कुछ उनके पास है। मोहम्मद तारिक साहब हैं, लेकिन मैं पहले फ़ोन करने वाले हजरात से दरख्वास्त है कि अपने टेलीविज़न सेट्स बंद कर दिया करें, यानी उनकी आवाज़ बंद कर दिया करें ताकि कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। मोहम्मद तारिक साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शामी साहब, एक तो आपको भी बहुत मुबारक हो कि आप भी राज फिक्र साफी हैं, और निज़ामी साहब का भी ताल्लुक इसी फिक्री बहुत नवाज़े जनाब आपकी, शुक्रिया। लेकिन मैं कमेंट करना चाहूंगा कि आर्मी चीफ का जो बयान है ये बड़ा खुशाइंद है। बिल्कुल ठीक है। अब कहाँ गए जनाब? जी मेरा ख्याल है कि लाइन ड्रॉप होगी। परवेज साहब है, वो तो आर्मी चीफ के बयान को खुशाइंदी करार दे रहे थे। हमारी लाइन को क्या हुआ, वो क्यों बेहोश हो गई? परवेज साहब अटक से जी, अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम अटक से। मैं शामी साहब आपसे बात ये करना चाहूंगा कि आज आर्मी चीफ का जो बयान आया है बहुत खुशाइंद बयान है, लेकिन इसके मुकाबले में जो तलाल बुख्ती साहब ने बयान दिया है, आप उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए तलाल बुख्ती साहब जो हैं वो उनके वालिद साहब का हादसा हो चुका है, और खुद भी वो एक लावाली से शख्स हैं। जब तक बुख्ती साहब जिंदा थे वो डेरा बुख्ती में नहीं जा सकते थे बहुत तवील अरसे तक। तो अब वो पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं, उसके वफाक पर यकीन रखते हैं, उनके वालिद साहब भी रखते थे। उनको चाहिए कि मोहतात गुफ्तगू किया करें। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। मोहम्मद नहीं, वो मैं देखिए सलीम बुखारी साहब जो हैं
जो नेशन के एडिटर, बहुत सीनियर अखबार नवीस हैं, हमारे तो बड़े रहनुमा है, उनका मुझे SMS आया कि भाई ये हेनरी किसिंजर का एक बयान छपा है आज कि इसराइल का वजूद 10 साल में खत्म हो जाएगा, तो आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? तो हम देखिए अब एक अपनी सियासत में मुल्की इस तरह उलझ जाते हैं कि बाद वक़्त ऐसी चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज इस पर तफसीली बात तो फिर कभी करेंगे, लेकिन इसराइल बहुत महंगा पड़ रहा है अमेरिका को, और वहां तो अब ये भी खुशबुश हो रही है कि 9/11 के पीछे भी इनका हाथ ना हो। तो अब ये इसराइल को जितनी इमदाद दे दे के मेरे ख्याल अमेरिका जो है उसका खुद बुरा हाल हो चुका है। और आप ये देखिए अरबों में जो अमेरिका दुश्मन हुकूमतें ख़त्म हो रही हैं, तो उसके बाद इसराइल जो है उसके लिए इस तरजीही सलूक की ज़रूरत क्या रह जाती है। लेकिन बहरहाल इस पर ज़रा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बुखारी साहब का शुक्रिया तवज्जो दिलाने का। मोहम्मद बशीर साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जाम, अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मैं आपको थोड़ी सी याद दहानी करवानी, 96 में जिस वक्त इमरान खान की शादी हुई थी, हाँ जी, उसमें एक कॉलम छपा था कि इसको 16 साल बाद वजारत उज़्मा तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद इससे काम लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो मुबारक हो आपको जनाब, 16 साल गिन लिया आपने। तो अब आप उनका वलीमा आपने खाया था, अब आप और तैयारी करें। वहाब साहब है रहीम यार खान से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? जनाब शुक्र अल्लाह का। शामी साहब से एक सवाल था मेरा। हाँ जी फरमाएं। शामी साहब, ये खान साहब ने इंकलाब और करप्शन दूर करने की बात की है, जो लोग रहीम यार खान और सादकाबाद में से शामिल हुए हैं उन पे किसी पे नैब का केस है, किसी पे लाल मस्जिद का केस है, किसी पे करप्शन का, किसी पे बैंकों के अरबों रुपए देने हैं। क्या उन लोगों के जरिए खान साहब मुल्क के अंदर करप्शन दूर कर सकते हैं, सुनामी ला सकते हैं? मेरा यकीनन नहीं ला सकते, इसलिए उनका कहना यह है कि इनको हम टिकट नहीं देंगे। आप जिन जिन लोगों के बारे में शिकायत है उनको लिखकर भिजवाएं। मेरा ख्याल अब ये आप जाने हो, उनका वो जाने। इसको मैं बैलेंस कर दूं कि ये डॉक्टर मोहम्मद ताहिर सिद्दीक साहब हैं शरूरा सऊदी अरब से। अच्छा, ये कहते हैं जी इमरान खान की बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं, इन्होंने हमारे जो प्रोग्राम के हवाले से बात की है और हमारी दुआएं इनके साथ। चलिए आप भी दुआएं करें जनाब। वहाब साहब जरा कुछ और ख्याल रखते हैं। इनकी दुआ ज्यादा कि हुरम में जाके करेंगे और वो यहाँ जाके करेंगे, पता नहीं दाता साहब जाके करते हैं या बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के यहाँ जाके करते हैं, ये घर में बैठ के करते हैं। सनोबर हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सनोबर। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी सनोबर साहब। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। पुराना दृश्य ज़ियाउल हक के दौर में जब मतलब तहरीक सहाफियों ने चलाई, हाँ जी, उस वक्त एक सहाफी ने ज़ियाउल हक को तजवीज़ दी थी कि इन सहाफियों के कोड़े मारने चाहिए। उसका नाम को आपको मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं कौन आदमी था जिसे कोड़े मारने, कौन आदमी बात कर सकता है सहाफियों को कोड़े मारने की? आप जरा बताइए तो फिर हम उससे निपट लेंगे। जी शहज़ब, ये फेसबुक पे हम जरा चलते हैं। फेसबुक पे है जी राना इख्तियार अहमद साहब। राना इख्तियार अहमद साहब पूछते हैं कि आपके ख्याल में जरदारी साहब आइंदा इलेक्शन भी जीत जाएंगे? कौन सा, सदारत का या असेंबलियों का? मेरा ख्याल असेंबली की। देखिए जी, वो एक बड़ी पार्टी है और अपने पत्ते खेल रहे हैं। ये तो शतरंज का खेल है जी। तो आप देखिए वो किस तरह आगे बढ़ते हैं। आप ये खातर जमा रखें, वो उन्होंने हार नहीं मानी और वो हराने पे यकीन रखते हैं, हारने पे नहीं। शम्स साहब, ये जॉनी साहब हैं कोई, जॉनी साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट जिस अंदाज में पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे कर रही है, इससे गैम्बलिंग को बहुत फ़रोग मिल रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं हुकूमत खुद इसमें मुलव्विस है? अच्छा, नहीं, गैम्बलिंग को तो जो फ़रोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन लोगों को परेशानी बहुत हो रही है। देखिए, मुझे जस्टिस एजाज निसार साहब, हमारे साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के और जज भी रहे सुप्रीम कोर्ट के, बड़े मोहतरम आदमी, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा भाई ये जो हर हफ्ते कीमत मुकर्रर होती है, इससे 2 दिन पहले पेट्रोल गायब हो जाता है, 2 दिन बाद नहीं मिलता। क्योंकि जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो सोचते हैं कीमत कम हो गई तो खसारा होगा, वो ऑर्डर नहीं देते, और उसके बाद जब कीमत मुकर्रर हो जाती है तो वो ऑर्डर देते देते फिर उनको देर हो जाती। तो ये एक बड़ी वाहियात बात है। नवाज शरीफ साहब ने भी ये मुतालबा किया है कि ये इसको माहवार रखा जाए, हफ्तावार मुकर्रर न किया जाए। और डॉक्टर आसिम साहब ने कोई पल्ला नहीं पकड़ाया। डॉक्टर आसिम साहब, आप ये अकल की बात सुन लें, महीने में एक बार कीमत मुकर्रर होनी चाहिए। ये इस तरह लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तारिक साहब हैं इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। हेलो जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
मतलब मेरा एक तो मुजीब रहमान शामी साहब से हाँ जी एक पर्सनल सी मैंने कोई क्विक सी मैंने कमेंट्स देने हैं। हाँ जी कि मुजीब शामी साहब जो है ये ज़ियाउल हक के जमाने में उनके राइट हैंड मैन रहे। हमेशा हर गवर्नमेंट में ये राइट हैंड मैन होते हैं। ठीक है। अब इनके जो है बेटा वो भी उसने भी ज़ाहिर है ये ज्वाइन की है। सुन ले मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं रहा और आपको मालूम है कि ज़ियाउल हक साहब से मेरे ताल्लुकात रहे एक जमाने में और फिर नहीं रहे, एक अखबार नवीस के तौर पर। और मेरे किसी बेटे ने कोई सियासी जमात ज्वाइन नहीं की, ये भी नोट कर लीजिए। वो सब अपना काम कर रहे हैं और अपने अखबार का काम कर रहे हैं। और अखबार नवीसों के बारे में तो एक बात वैसे भी मैं ये यकीन नहीं रखता कि अखबार नवीसों को सियासत में इस तरह दखल देना चाहिए, कहीं एक बात पढ़ी या हिस्सा लेना चाहिए कि अखबार नवीसों का अलमिया ये होता है कि शाम को सरबराह मुमलकत के साथ होते हैं, सुबह फकीरों के साथ होते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल फिर आपसे इसी वक्त इसी जगह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।